नमस्कार। स्वागत है आपका जीवन विमर्श में, जहां हम जीवन की कहानियों, अनुभवों और सीखों पर साथ मिलकर विचार करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। दूर दराज के एक गांव में 4 युवक रहते थे। ये चारों बड़े मेधावी और परिश्रमी थे। वर्षों तक उन्होंने अलग अलग विद्याओं का गहन अध्ययन किया और अंततः स्नातक होकर अपने गांव लौट रहे थे। उनमें से एक तर्कशास्त्र का ज्ञाता था, जिसकी आदत थी कि हर बात का कारण और तर्क ढूंढे बिना चैन न पाए। दूसरा कला शास्त्र का विद्वान था, जिसे हर चीज में सुंदरता और रूप रंग की झलक दिखाई देती थी। तीसरा पाक शास्त्र में निपुण था, जो भोजन बनाने की बारीकियों का विशेषज्ञ था। चौथा व्याकरण का महापंडित था, जो हर शब्द और उच्चारण को नियमों की कसौटी पर परखता था। चारों युवकों को अपनी अपनी विद्या पर अत्यधिक गर्व था। वे चलते चलते अपने ज्ञान की बातें करते, एक दूसरे से तर्क वितर्क करते और ये सोचते कि उनकी विद्या संसार में सबसे श्रेष्ठ है। उन्हें विश्वास था कि उनका ज्ञान किसी भी परिस्थिति में उनके काम आएगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि आने वाला अनुभव उनकी इस धारणा की परीक्षा लेगा और उन्हें एक अनमोल शिक्षा देगा। शाम ढलने लगी तो उन्होंने एक पेड़ के नीचे विश्राम करने का निश्चय किया। भूख भी सताने लगी थी। सबने तय किया कि मिलकर भोजन तैयार किया जाए। सबसे पहले तर्कशास्त्री आगे बढ़ा और बोला, भोजन का प्रबंध तो बिना आटे के अधूरा है। मैं अभी बाजार से ताजा आटा ले आता हूं। वह बड़ी शान से बाजार गया और आटा खरीदकर लौटा। मित्रों ने सोचा, अब भोजन बनाना आसान होगा। लेकिन तर्कशास्त्री की आदत थी कि वह हर बात में प्रश्न उठाए बिना नहीं रह सकता। जैसे ही उसने आटे से भरा पात्र देखा, उसके मन में विचार कौंधा। आखिर बड़ा कौन है, ये पात्र या इसमें रखा आटा? यदि आटा पात्र से बड़ा है तो बाहर निकलकर फैलेगा, और यदि पात्र बड़ा है तो आटा उसमें समा जाएगा। सत्य की खोज करना ही असली ज्ञान है। उसने जरा भी देर न की और पात्र को उल्टा कर दिया, और देखते ही देखते सारा आटा रेत में बिखर गया। बाकी तीनों मित्र हक्का बक्का रह गए। कोई बोल पड़ा, अरे भाई, ये कैसा तर्क है? पेट भरने वाला आटा तो बर्बाद हो गया। तर्कशास्त्री शर्म से चुप हो गया, लेकिन भीतर ही भीतर सोचता रहा कि उसने तो बस सत्य की परीक्षा ली थी। अब कला शास्त्री ने आगे बढ़कर कहा, चिंता मत करो मित्रों, भोजन का स्वाद तो अग्नि से ही पककर आता है। मैं ईंधन लाता हूं, फिर देखना कला का कमाल। वह कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। उसकी नजर चारों तरफ फैले वृक्षों पर घूमी। वह सोचने लगा, ईंधन कोई भी लकड़ी हो सकती है, पर कला तो सुंदरता में है। यदि टहनियां रूप में मनोहारी होंगी तो उनसे जलने वाली अग्नि भी अधिक आकर्षक लगेगी। वह एक हरे भरे वृक्ष पर मोहित हो गया। चमकती पत्तियां और ताजी टहनियां देखकर उसने वही काटी और खुशी से बोला, देखो कैसी सुंदर लकड़ियां लाया हूं। इनसे चूल्हा जलाते ही भोजन और स्वादिष्ट लगेगा। लेकिन जब लकड़ियां चूल्हे में डाली गईं तो समस्या सामने आ गई। वे टहनियां गीली थीं। आग तो लगी, लेकिन आधी बुझ गई और धुएं में चारों ओर का वातावरण भर दिया। तीनों मित्र खांसते खांसते बोले, अरे ये क्या कर डाला? आग की जगह धुएं का अंधड़ उठा है। कला शास्त्री लज्जित होकर चुप हो गया। अब तीसरे साथी पाक शास्त्री ने हिम्मत बांधी और बोला, जो हो गया उसे भूल जाओ। आटा तो गया, परंतु हमारे पास थोड़े से चावल हैं। मैं इन्हें पकाकर सबकी भूख मिटा दूंगा। आखिर भोजन पकाना मेरी कला है। उसने जैसे तैसे गीली लकड़ियों में आग जलती रखी और बर्तन चढ़ा दिया। धुएं से आंखें जल रही थीं, परंतु पाक शास्त्री मन लगाकर चावल पकाने में जुटा रहा। थोड़ी देर बाद बर्तन से आवाज आने लगी, खुदबुद खुदबुद। यह सुनकर सभी मित्रों के चेहरे खिल उठे। उन्होंने राहत की सांस ली और बोले, वाह, अब तो भोजन तैयार हो रहा है। परंतु व्याकरण के पंडित का ध्यान कहीं और ही लगा था। वह कान लगाकर बर्तन से निकलती आवाज सुन रहा था। अचानक वह तमतमा कर बोला, यह कैसा गलत उच्चारण है? खुदबुद कहना भाषा की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। इसका सही रूप खुदबुद है। शब्दों की शुद्धि से ही समाज सुधरता है। मित्रों ने उसे समझाने की कोशिश की। अरे छोड़ो भी, भूखे हैं सब, अभी खाने की बारी है। उच्चारण पर बहस बाद में कर लेना। परंतु व्याकरणज्ञ को अपनी विद्या का घमंड था। वह और उत्तेजित हो उठा। उसने पास पड़ी लकड़ी उठाई और गुस्से में बर्तन पर दे मारी। धड़ाम।
बर्तन उलट गया। उबलते चावल आग और राख में बिखर गए। जो थोड़ी आशा बची थी वह भी राख हो गई। अब चारों विद्वान निराश होकर बैठ गए। पेट खाली था, भोजन नष्ट हो चुका था और उनकी विद्या किसी काम न आई। पास ही एक साधारण ग्रामीण बैठा था। साधारण वस्त्रों में, पांव में चप्पल भी नहीं, कंधे पर एक पुरानी सी पोटली टांगे हुए। वह चारों स्नातकों की सारी हलचल कब से चुपचाप देख रहा था। कभी उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती तो कभी सिर हिलाकर सोचता, अरे ये कैसी विद्वत्ता है। जब चारों भूख से व्याकुल होकर चुपचाप बैठ गए तब वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखों में करुणा और चेहरे पर सहज स्नेह था। वह हल्की मुस्कान के साथ बोला, महाशयों, आप सब बड़े विद्वान लगते हैं, विद्या की बातें भी खूब करते हैं, परंतु देख रहा हूं कि आपकी भूख अब तक मिट नहीं पाई। याद रखिए, भूख ना तो तर्क से मिटती है, ना कला से, ना पाक शास्त्र की बारीकियों से और ना ही व्याकरण के नियमों से। भूख मिटाने के लिए साधारण सा व्यावहारिक ज्ञान और अनुभव ही पर्याप्त है। इतना कहकर उसने अपनी पोटली खोली। उसमें से मोटे कपड़े में बंधा हुआ सत्तू निकाला। उसने बड़े आदर से चारों के सामने रखते हुए कहा, लीजिए, ये खाइए, सरल है लेकिन पेट भर देगा। भूखे प्यासे स्नातकों ने संकोच के साथ सत्तू लिया और चुपचाप खाने लगे। थोड़ी ही देर में उनके चेहरों पर संतोष और राहत झलक उठी। ग्रामीण ने विनम्र स्वर में आगे कहा, पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान मूल्यवान है, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु वह ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह जीवन के अनुभव से ना जुड़ा हो। जैसे बिना आटे का आहार संभव नहीं, वैसे ही बिना व्यवहार का ज्ञान अधूरा है। सच तो यह है कि व्यावहारिक अनुभव ही जीवन का असली शिक्षक है। चारों विद्वानों ने एक दूसरे की ओर देखा और लज्जा से सिर झुका लिया। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि विद्या पर घमंड करना व्यर्थ है। वास्तविक बुद्धिमत्ता वही है जो जीवन को सरल और सार्थक बना सके और दूसरों के लिए भी सहायक सिद्ध हो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि केवल पुस्तकों का ज्ञान जीवन में पर्याप्त नहीं होता। वास्तविक कठिनाइयों से उभरने के लिए व्यवहार और अनुभव से जुड़ा ज्ञान ही काम आता है। विद्या का उद्देश्य कभी भी घमंड करना नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे इस प्रकार उपयोग करना चाहिए कि वह हमारे जीवन को सरल और सार्थक बनाए और दूसरों के लिए भी सहायक सिद्ध हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपने इससे कुछ सीखा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी अगली प्रेरणादायक और रोचक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में हमें बताइए कि आपको इस कहानी से सबसे अच्छी सीख कौन सी लगी।